नमस्कार दोस्तों, आपका मेरी क्लास निधि क्लासेस में स्वागत है। हमने पिछली क्लास में एनिमल किंगडम के क्लासिफिकेशन को पढ़ लिया था और उसे 11 फाइलम में बांटा गया है, ये जाना था, और किन आधार पर बांटा गया है इसके बारे में पढ़ लिया था। इस क्लास में हम सभी फाइलम के विषय में विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे, उसके लक्षणों को समझेंगे कि किस फाइलम का क्या लक्षण है। सबसे पहला फाइलम है पोरीफेरा। पोरीफेरा के लक्षणों को समझते हैं कि फाइलम पोरीफेरा के क्या मुख्य लक्षण हैं और इसमें कौन कौन से जीव आते हैं। फाइलम पोरीफेरा के प्राणियों को सामान्यतः स्पंज कहा जाता है। फाइलम पोरीफेरा के प्राणियों को सामान्यतः स्पंज कहा जाता है और ये सामान्यतः लवणीय एवं असममित होते हैं। हमने वर्गीकरण के आधार में जाना था कि पोरीफेरा के जो सदस्य होते हैं वो कोशिकीय संगठन स्तर पर विभाजित होते हैं और इनमें सम्मिति नहीं पाई जाती है, तो जिसमें सम्मिति नहीं पाई जाएगी वो असममित होते हैं। तो ये लवणीय होते हैं, यानी कि समुद्री होते हैं। ये लवणीय जल में पाए जाते हैं, लवणीय होते हैं और तथा असममित होते हैं। देन ये सभी आद्य बहुकोशिक प्राणी हैं, मतलब इनके शरीर का जो संगठन है वो कोशिकीय स्तर का है, तो इसे क्या कहेंगे? आद्य बहुकोशीय प्राणी। ये आद्य बहुकोशिकीय प्राणी क्यों हैं? क्योंकि इनके शरीर का जो संगठन स्तर है वो कोशिकीय स्तर का है और ये एक कोशिक नहीं बहुकोशिकीय होते हैं, इसीलिए बहुकोशिकीय कहलाएंगे। स्पंज में जल परिवहन तथा नाल सिस्टम पाया जाता है, नाल तंत्र पाया जाता है। ये इसका मेन गुण है, मुख्य गुण है कि इनमें जल परिवहन तंत्र पाया जाता है। जल परिवहन तंत्र तथा नाल तंत्र पाया जाता है। नाल तंत्र का मतलब होता है कि इसमें कई अलग प्रकार के स्पंज में ये नाल तंत्र 3 प्रकार का होता है और हर एक अलग स्पंज में अलग तरह से जो इसका जल का, जैसे मनुष्यों में रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, उसी तरह इनमें जल परिवहन तंत्र पाया जाता है। जल जो होता है भोजन ले जाता है और इनका न्यूट्रिशन सेल्स जो होती हैं विभिन्न सेल में पहुंच करके वो जल और न्यूट्रिशन पहुंचा करके फिर ऑस्कुलम द्वारा बाहर निकल जाता है, तो इसी को न जल परिवहन तंत्र कहेंगे। इसमें क्या होता है कि जल जो होता है ऑस्टिया नाम के सूक्ष्म रंध्र पाए जाते हैं, तो जल जो होता है सूक्ष्म रंध्र ऑस्टिया द्वारा इंटर करता है। जल सूक्ष्म रंध्र ऑस्टिया, ये जरूरी है, ये टर्म ऑस्टिया। जैसे हम मुंह से खाना खाते हैं उसी तरह इसमें जल सूक्ष्म रंध्र होते हैं जिससे जल क्या होता है प्रवेश करता है ऑस्टिया द्वारा शरीर की केंद्रीय स्पंज गुहा में, जिसे क्या कहते हैं स्पॉन्जोसील कहते हैं। स्पंज गुहा या स्पॉन्जोसील में प्रवेश करता है।
और बड़े रंध्र ऑस्कुलम द्वारा, ये तो छोटा रंध्र होता है जिससे जल जाता है, और बड़े रंध्र ऑस्कुलम के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो जो जल होता है वो सूक्ष्म रंध्र आस्टिया द्वारा शरीर की केंद्र की स्पंज गुहा में जाता है और बड़े रंध्र ऑस्कुलम द्वारा बाहर निकल जाता है। इसके बीच में ये जो कोशिकाएं होती हैं अपना न्यूट्रिशन इससे ले लेती हैं। जल परिवहन का ये रास्ता किस कार्य के लिए उपयोगी होता है? ये होता है भोजन जमा करने, श्वसन करने, अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करने में सहायक होता है। भोजन, श्वसन तथा अपशिष्ट पदार्थों के निष्कर्षण। ये जो कैनाल सिस्टम होता है, कभी कभी पूछ देता है, क्वेश्चन में आ जाता है कि कैनाल तंत्र, या इसे इंग्लिश में कैनाल सिस्टम भी कहा जाता है। तो नाल सिस्टम किस प्रयोग में आता है पोरीफेरा के सदस्यों में? तो हम आंसर करेंगे कि भोजन, श्वसन तथा अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन के लिए ये नाल तंत्र उपयोगी होता है। इसमें क्या होता है कि एक कॉलर कोशिकाएं, स्पेशल कोशिकाएं होती हैं जिन्हें कोइनोसाइट्स कहते हैं। एक कॉलर कोशिकाएं होती हैं जो क्या कहलाती हैं? कोइनोसाइट्स। कोइनोसाइट कोशिकाएं होती हैं जो क्या करती हैं? स्पंज गुहा और नाल तंत्र को ढक देती हैं, स्तरित करती हैं, ढकती हैं। तो उन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? कॉलर कोशिकाएं या कोइनोसाइट्स। इनमें कोशिकाओं में पाचन होता है और कंकाल शरीर को आधार प्रदान करता है। जो शरीर पे जो कंकाल होता है वो किससे बना होता है? कंटिकाओं से बना होता है। स्पिक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे कंटिकाएं होती हैं, कंटिकाएं या कांटे। जो क्या करते हैं? शरीर को का कंकाल बनाते हैं। इसमें नर मादा अलग नहीं होते हैं, ये उभयलिंगी होते हैं। और अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा होता है, लैंगिक जनन युग्मकों के द्वारा होता है। निषेचन आंतरिक होता है और परिवर्धन जो होता है अप्रत्यक्ष होता है। इसके प्रमुख उदाहरण है साइफा या साइकॉन। प्रमुख उदाहरण साइकॉन, स्पॉन्जिला और यू स्पॉन्जिया। इसके प्रमुख उदाहरण है। स्पॉन्जिला जो होता है स्वच्छ जल में पाए जाने वाला स्वच्छ जलीय स्पंज है, और यू स्पॉन्जिया को बाथ स्पंज कहते हैं। साइकॉन को साइफा कहते हैं और यू स्पॉन्जिया को बाथ स्पंज कहते हैं। अब हम तो पोरीफेरा के बारे में हमने जाना कि पोरीफेरा में जो भी सदस्य आते हैं वो स्पंज कहलाते हैं। इनमें ये लवड़ी तथा असममित होते हैं। ये आद्य बहुकोशिकीय प्राणी है और इनमें जल परिवहन तंत्र अथवा नाल तंत्र पाया जाता है। जल क्या होता है कि एक छोटे रंध्र के द्वारा अंदर जाता है शरीर के, जिसे ऑस्टिया कहते हैं। जो शरीर का जो केंद्रीय शरीर होता है, केंद्रकीय,
उसे स्पंज गुहा या स्पंजोशील कहते हैं और वो उसमें जल प्रवेश करता है, फिर बड़े रंध्र ऑस्कुलम के द्वारा बाहर निकल जाता है। जल परिवहन का ये रास्ता जो होता है भोजन जमा करने, श्वसन करने और अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन के कार्य में आता है। ऑस्कुलम और स्पंज गुहा तथा नाल तंत्र को ऑस्कुलम ने स्पंज गुहा तथा नाल तंत्र को एक स्पेशल कोशिकाएं ढकती हैं जिसे कॉलर कोशिकाएं कहते हैं और वो कोएनोसाइट, कॉलर कोशिकाएं को कोएनोसाइट के नाम से जाना जाता है। इसमें कंटिकाएं होती हैं छोटी छोटी, इसके शरीर पे पाए जाते हैं और ये क्या शरीर का कंकाल बनाते हैं और शरीर को आधार प्रदान करते हैं। इसमें नर मादा अलग नहीं होते हैं और लैंगिक जनन विखंडन के द्वारा और लैंगिक जनन युग्मकों के द्वारा होता है। निषेचन आंतरिक होता है, परिवर्धन दिखाई नहीं देता है, अप्रत्यक्ष होता है, जिसमें वयस्क से भिन्न आकृति की लार्वल स्टेज पाई जाती है। मेन इसके उदाहरण है साइकॉन, स्पॉन्जिला और यू स्पॉन्जिया। यू स्पॉन्जिया को बाथ स्पंज कहते हैं। तो हमने पोरीफेरा के विषय में समझ लिया है कि पोरीफेरा क्या होता है। अब हम नेक्स्ट फाइलम के बारे में जानते हैं, समझते हैं। नेक्स्ट फाइलम में सीलेंट्रेटा आते हैं। नेक्स्ट फाइलम का नाम है सीलेंट्रेटा और सीलेंट्रेटा को और एक नाम से जाना जाता है। सीलेंट्रेटा को और एक नाम निडेरिया या नाइडेरिया के नाम से जाना जाता है। सीलेंट्रेटा जो होते हैं ये अधिकांशतः समुद्री और फ्री स्विमर प्राणी हैं। ये सम्मित होते हैं, इनमें सम्मिति पाई जाती है और अरीय सम्मिति होती है इनमें। हमने पीछे पढ़ा था कि इनमें सीलेंट्रेटा में अरीय सम्मिति पाई जाती है, सीलेंट्रेटा और ट्विनोफोरा में। तो इनका शरीर ऊतक या अंगतंत्र के आधार पर बना होता है। सीलेंट्रेटा पहले हम वास स्थान, किसी भी फाइलम के विषय में जब भी हमें लिखना होगा, जब भी हम जानेंगे पढ़ेंगे तो उसके पहले वास स्थान को समझेंगे कि वो कहाँ पर निवास करते हैं। तो ये क्या होते हैं, समुद्री होते हैं और मुक्त तैरने वाले सम्मिति प्राणी हैं। मुक्त तैरने वाले प्राणी हैं जिनमें अरीय सम्मिति पाई जाती है। निडेरिया नाम क्यों है? निडेरिया नाम इनमें एक कोशिकाएं पाई जाती हैं, नीडोब्लास्ट जिसे कहते हैं या निमेटोब्लास्ट, और दंश कोशिका, इसे दंश कोशिका भी कहते हैं, नीडोब्लास्ट भी कहते हैं, निमेटोब्लास्ट भी कहते हैं। ये कोशिकाएं शरीर में पाई जाती हैं, इसीलिए इसका नाम निडेरिया पड़ा है। तो ये इसका स्पेशल कैरेक्टर है कि ये समुद्री मुक्त तैरने वाले जीव हैं। ये सम्मित प्राणी हैं। इनमें सम्मिति कौन सी पाई जाती है? अरीय सम्मिति पाई जाती है। फिर इनमें दंश कोशिका पाई जाती है और इसी को नीडोब्लास्ट या निमेटोब्लास्ट भी कहते हैं। दंश कोशिका पाई जाती है, नीडोब्लास्ट या निमेटोब्लास्ट कोशिका पाई जाती है।
इसी के कारण इसका नाम निडेरिया पड़ा है। ये कोशिकाएं स्पर्शकों तथा शरीर में अन्य स्थानों पर पाई जाती है। इसमें टेंटिकल्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे स्पर्शक पाए जाते हैं, ये उन्हीं जगहों उनमें पाई जाती है, शरीर पे अलग अलग जगह पर पाई जाती है। जो निडोब्लास्ट होता है वो शरीर की रक्षा और शिकार करने के पकड़ने में सहायक होता है। जो निडोब्लास्ट होता है किस लिए यूज़ में आता है? शिकार के लिए, शिकार करने और शरीर की रक्षा करने में। तो निडोब्लास्ट जो होती हैं शिकार करने तथा रक्षा करने में सहायक होती हैं। इसमें क्या होता है कि संगठन जो होता है ऊतक स्तर का होता है। ऊतक स्तर का संगठन पाया जाता है इन प्राणियों में। फिर इनमें क्या होता है कि ये प्राणी द्विकोशिकी होते हैं। द्विकोशिकी का मतलब है कि एक से द्विकोशिकीय या बहुकोशिकीय होते हैं, और इनमें एक गैस्ट्रोवेस्कुलर गुहा पाई जाती है जिसे हिंदी में केंद्रीय जठर संवहनी कहते हैं। केंद्रीय जठर संवहनी इसे गैस्ट्रोवेस्कुलर गुहा पाई जाती है। ये क्या होती हैं? ये अधोमुख या हाइपोस्टोम पर स्थित मुख द्वारा खुलती हैं। इनमें अंतःकोशिकी एवं अंतराकोशिक दोनों प्रकार की होती हैं। ये इनमें कुछ सदस्यों में कैल्शियम कार्बोनेट से बना कंकाल पाया जाता है। संगनिडेरिया के जंतुओं में कुछ सदस्यों में क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से बना कंकाल पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का बना कंकाल पाया जाता है। कभी कभी प्रश्न बनता है, इससे एक क्वेश्चन बनता है कि किस फाइलम के सदस्यों में कैल्शियम कार्बोनेट का बना कंकाल पाया जाता है? तो सीलेंट्रेटा या निडेरिया के सदस्यों में कैल्शियम कार्बोनेट का बना कंकाल पाया जाता है। इनके जो शरीर होता है दो आकारों में बनता है। शरीर दो आकार, जिसमें क्या होता है? शरीर दो आकारों में बनता है, जो कि पॉलिप तथा मेड्यूसा होते हैं। शरीर दो आकार में बनता है। दो आकार होते हैं, पॉलिप और मेड्यूसा। पॉलिप जो होता है वो बेलनाकार होता है। पॉलिप क्या होता है? बेलनाकार होता है। और जो मेड्यूसा होता है वो छतरी के आकार का होता है। अब बेलनाकार जो होता है उसका एग्जाम्पल है हाइड्रा, और जो छतरी के आकार का होता है उसका उदाहरण है ऑरेलिया या जेलीफिश। इसे ही जेलीफिश भी कहते हैं। ये इसका एग्जाम्पल है और ये इसका एग्जाम्पल है। पॉलिप के आकार का हाइड्रा होता है, मेड्यूसा का एग्जाम्पल है ऑरेलिया या जेलीफिश। इनमें क्या होता है? पॉलिप तथा जिनमें दोनों रूपों में पाए जाते हैं उनमें क्या होता है? पीढ़ी एकांतरण होता है।
इसमें कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनमें ये पॉलिप और मेड्यूस, किसी किसी में पॉलिप केवल पॉलिप के आकार का होगा, किसी में मेड्यूसा के आकार का होगा, किसी किसी जीव में दोनों आकार में होता है। उदाहरण जिसमें ये दोनों आकार में पाया जाता है उसका उदाहरण है, वो दोनों का उदाहरण है ओबेलिया। ओबेलिया में क्या होता है, ये दोनों ही आकार पाए जाते हैं। और ओबेलिया में जो ये दोनों आकार पाए जाते हैं वो किस तरह से आते हैं, पीढ़ी एकांतरण में आते हैं। एक पीढ़ी में पॉलिप होगा और दूसरी पीढ़ी में मेड्यूसा होगा। तो जिस पीढ़ी में पॉलिप होगा वो अलैंगिक जनन में होगा और जो मेड्यूसा होगा वो लैंगिक जनन में होगा। पीढ़ी एकांतरण होगा तो एक बार लैंगिक जनन होगा, एक बार अलैंगिक जनन होगा। अलैंगिक जनन में पॉलिप आएगा और लैंगिक जनन में मेड्यूसा आएगा। और ये किसमें, ये पॉलिप और मेड्यूसा किसमें होंगे, ओबेलिया में होते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है। पॉलिप में इस समूह के इस फाइलम का प्रमुख उदाहरण है सीलेंट्रेटा, फाइसेलिया। इसे क्या कहते हैं, इसे एक और नाम से जानते हैं, फाइसेलिया को एक और नाम से जानते हैं जिसका वो दूसरा नाम है पुर्तगाली युद्धपोत। इसे इस नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसका प्रयोग पुर्तगाली क्या करते हैं, युद्ध के समय करते थे। दुश्मन के ऊपर इससे हमला कर देते थे। तो इसे पुर्तगाली युद्धपोत के नाम से भी जानते हैं। किसको, फाइसेलिया को। एक होता है, इसका एक उदाहरण है एडमोसिया। जिसे सी एनिमोन कहते हैं, समुद्री एनिमोन। एक उदाहरण है पेनेट्यूला। इसे समुद्री पिच्छ कहते हैं। और एक सीलेंट्रेट है गोरगोनिया। इसे भोजन के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। इसे समुद्री व्यंजन भी कहा जाता है। सी फूड, गोरगोनिया। तो अगर कहीं क्वेश्चन आता है कि सी फूड सीलेंट्रेटा के किस सदस्य को सी फूड कहा जाता है, तो गोरगोनिया को। और मैंड्रीना, इसे ब्रेन कोरल कहते हैं। तो ये सीलेंट्रेटा के लक्षण थे। हमने आज पोरीफेरा और सीलेंट्रेटा के लक्षण के बारे में विषय में पढ़ा। चूँकि ये 11 फाइलम है और वीडियो काफ़ी लंबा और बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम छोटे छोटे सेक्शन में इन फाइलम्स को स्टडी करेंगे, इन्हें पढ़ेंगे। आई होप आपको ये दोनों ही फाइलम अच्छे से समझ में आए होंगे और आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे शेयर करना ना भूलें। हाँ, कमेंट ज़रूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें हमारी कमियां पता चलती हैं। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। कोई सजेशन देना हो तो उसे कमेंट में प्लीज़ लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।